कहानी की शुरुआत होती है 26 सितंबर 2003 को, जो कि सिंगल पेरेंट जो मिलर का आज बर्थडे है, जो अपनी बेटी सेरा और अपना छोटा भाई टॉनी के साथ रहते हैं। जो मिलर सवेरे ऑफिस के लिए जाते हैं और आज जो का बर्थडे होने के कारण सेरा पापा के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाती है। पापा को जल्द उठाकर सेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती है और जो सेरा और टोनी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी टोनी ऑफिस में वर्कलोड होने की वजह से जो को डबल शिफ्ट करने पड़ सकती है, यह उसे बताता है। उस पर सेरा काफी नाराज थी क्योंकि आज जो का बर्थडे है और उसे उम्मीद थी कि आज पापा उसके साथ घर पर रहेंगे। लेकिन जो सेरा से वादा करता है कि वहाँ रात केक लेकर घर जल्दी आएंगे। तभी सेरा भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है और जो के ड्रॉर से एक पुरानी घड़ी और कुछ पैसे साथ उठा ले लेती है और पापा के साथ स्कूल के लिए निकल रही होती है। तभी उनके नेबर डैनी अंकल और उनकी माँ वहाँ बैठे दिखते हैं। सेरा अंकल से वादा करती है कि स्कूल से आने के बाद वह आंटी कॉनी के साथ कुछ समय जरूर गुजारेगी। वह तीनों गाड़ी में निकल जाते हैं क्योंकि आज पापा का बर्थडे था। सेरा का दिन स्कूल में नहीं लग रहा था, फिर भी स्कूल खत्म कर वह एक घड़ी की शॉप में आ जाती है जहां उसे पापा की घड़ी ठीक करनी थी, जो कि काफी दिनों से बंद पड़ी थी। वह घड़ी ठीक करने लगता है, तभी उसकी पत्नी आ जाती है और अचानक शॉप बंद करने के लिए कहती है, जिससे वह डर जाता है। वह लेडी सेरा को भी उसकी घड़ी दे वहाँ से भेज देती है और दरवाजा लगा लेती है। सेरा यह सब देख डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यह लेडी ऐसा क्यों कर रही है। आखिर सेरा कॉनी के घर आ जाती है और आंट कॉनी को सब हकीकत बताने लगती है। वह कहती है हो सकता है कि सिटी में क्राइम बढ़ने की वजह से सब बंद कर रहे हो। तो सेरा को समझ आ चुका था कि कुछ गड़बड़ है जरूर है। पापा के घर आने तक सेरा वही पढ़ाई करने बैठ जाती है और रैक से कुछ सीडीज वह ढूंढती है जो कि घर जाकर देख सके और घर आ जा रही होती है। तभी वह देखती है कि नैनी अजीब सी हरकतें कर रही थी और उनका डॉगी सिर्फ नैनी की ओर देख रहा था। वह बाहर आ जाती है। वह देखती है कि पुलिस की हेलीकॉप्टर और गाड़ियां बाहर घूम रही थी। सब तरफ सायरन की आवाजें आ रही थी। तभी रात हो जाती है और सेरा अपने घर बैठी होती है। तभी पापा आ जाते हैं, लेकिन वह केक लाना भूल गए थे, इसलिए सेरा काफी नाराज हो जाती है। पर बाद में खुश होकर उसने लाया हुआ गिफ्ट पापा को दे देती है। वह घड़ी जो हाथ में पहन लेता है। जो और सेरा टीवी देखने लगते हैं। देखते ही देखते सेरा को नींद आ जाती है। तभी जो को फोन आ जाता है कि टोनी को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब ना चाहकर भी जो सेरा को उठाकर बेड पर सुला देता है और वहाँ निकल जाता है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाजें सुन सेरा उठ जाती है। पापा को देखती है पर वह घर पर नहीं थे। तभी वह टीवी में अलर्ट की सूचना देख रही होती है। वह देखती है कि आंटी का डॉगी उनके दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। वो काफी डरा हुआ था। सेरा उसे उठाकर उनके घर पहुंचाने जाती है पर वह वहाँ नहीं जाना चाहता था। वह वहाँ से भाग जाता है। सेरा देखती है कि आंटी के घर का दरवाजा खुला था। घर में अंधेरा था। वह अंदर जाकर देखने लगती है। सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। वह देखती है कि वहाँ खून पड़ा हुआ था और अंकल की लाश वहाँ पड़ी होती है। सेरा डर जाती है। तभी वह देखती है कि नैनी आंटी का गला काट खून पी रही थी। वह देख सेरा डर जाती है और सेरा को देख नैनी सेरा को मारने उसके पीछे भागने लगती है। तभी जो और टॉनी वहाँ पहुँच जाते हैं और नैनी को मार सेरा को बचा लेते हैं। वो देखते हैं कि सभी लोग ज़ोंबियों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं और वायरस बढ़ने की वजह से पुलिस की गाड़ियां भी सिटी में घूम रही थी। वह गाड़ी में बैठ सिटी के बाहर जाने का सोच निकलने लगते हैं। तभी सब तरफ वायरस से इन्फेक्टेड लोग सड़क पर भाग रहे थे। वह हाईवे से होते हुए सिटी के बाहर निकलना चाहते थे पर सभी लोग अपनी गाड़ियां लेकर उसी हाईवे से निकल रहे होते हैं और वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है और कच्चे रोड से भी जाना चाहते तो पुलिस वालों ने सब तरफ बैरिकेड लगाए हुए थे। आखिर वह सिटी के बीच से होकर गुजरने के बारे में सोच निकलने लगते हैं पर सिटी में सभी तरफ इन्फेक्टेड लोग घूम रहे थे जो उन्हें कट मार वहाँ से निकलने लगता है पर सब तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे थे। जिधर देखिए उधर सब लोग ज़ोंबी बन भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें एरोप्लेन की आवाज आने लगती है जो कि काफी करीब थी और अचानक एक एरोप्लेन वहाँ क्रैश हो जाता है जिसके धमाके से सब
हिल जाते हैं और अचानक अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद जो को होश आता है, वह सब गाड़ी में पड़े हुए थे और सेरा की पैर पर चोट लगी हुई। अब जो सेरा को गाड़ी से निकाल हाथों में उठा लेता है और टॉनी बंदूक लिए ज़ोंबियों को मारने लगता है और जो को नदी के किनारे मिलने को बोल वहाँ से जाने को कहता है। जो सेरा को लिए भाग रहा था, अब वह मंजर देख उससे भी काफी बुरा लग रहा था। भागते भागते एक ज़ोंबी बना शख्स उन्हें देख उनके पीछे लग जाता है। अब जो काफी जोर से भागने लगता है। अगर वह ज़ोंबी उन्हें पकड़ता तो वह सेरा को बचा नहीं पाता और वह ज़ोंबी जो को पकड़ने वाला ही होता है। तभी मिलिट्री का एक सैनिक उस ज़ोंबी को मार देता है और वह सैनिक जो को भी पास न आने के लिए बोल उस पर बंदूक तान धमकाता है और अपने सीनियर को उनके बारे में बताता है, पर उन्हें शूट करने की ऑर्डर आ जाती है। वह उन पर गोलियां चलाने वाला होता है। तभी जो भागने लगता है पर सैनिक गोलियां चला देता है, जिससे जो नीचे गिर जाता है और फौजी उसे गोली मार ही रहा होता है। तभी टॉनी उसे मार देता है और जो को बचा लेता है, पर गोली सेरा को लगी हुई थी। उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। उसकी तड़प देख जो भी काफी कांप रहा था। अपनी बेटी की मौत उसे नजर आ रही थी। वह तिलमिला रहा था पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था और अचानक सेरा दम तोड़ देती है और सीन वही कट हो जाता है और 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी प्रेजेंट 2023 का। छोटी सी बच्ची धीरे धीरे जंगल से बोस्टन सिटी की ओर जाते दिखती है। जो सिटी अब खंडर में बदल चुकी है। सब बिल्डिंगे अब तबाह हो चुकी है। वहाँ बच्ची वहाँ लगे क्वारंटीन सेंटर तक पहुँच जाती है, जिसे देख फौजी उसे सेंटर में ले जाते हैं जहाँ उसका चेकअप होता है। मगर चेकअप में वह पॉजिटिव निकलती है, जिससे सब ठीक होने का भरोसा दिलाते हैं और डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे मार देता है। तभी वहाँ जो नजर आता है, जो कि अपनी लेडी साथी टेस के साथ क्वारंटीन सेंटर में इन्फेक्टेड लोगों को जलाने के काम करता दिखाया जाता है। 20 साल बाद उसके इमोशंस अब मर चुके थे। उसे अब सिर्फ पैसों से मतलब था। वह उसी क्वारंटीन सेंटर में काम कर गुजारा कर रहा होता है, जहाँ वही बच्ची को दिखाया जाता है जिसे इंजेक्शन देकर मारा गया था, जो उसे जला देता है। काम खत्म करने के बाद उन्हें रेशन दिया जाता है, जिससे उनका गुजारा चल रहा होता है और कुछ इलीगल काम कर जो ज्यादा पैसे भी कमा लेता है। इन सब कैंप को चलाने का जिम्मा फेडरा नामक एक कंपनी ने लिया था, जिसने वहाँ काफी कानून बना रखे थे, जिससे कि वह लोगों का इस्तेमाल कर चाहे जब उन्हें खत्म कर सकते थे और सब लोगों पर उनका डर बना रहे, इसलिए वह गुनहगारों को सजा देते थे, जैसे कि चौराहे पर सबके सामने उन्हें फांसी पर लटकाना। लेकिन जो फिर भी अपने स्मगलिंग के काम जारी रख एक करप्ट फौजी को पेन किलर की ड्रग का सौदा कर उसे वह गोलियां देता है। वह उस कैंप में बस वह दो ही चीजें ज्यादा चलती थी, एक बुलेट और दूसरी पेन किलर टैबलेट, जिसकी स्मगलिंग जो करते रहता था। अब जो ली को एक ट्रक का इंतजाम करने को कहता है, जिसके लिए जो ली से $400 में सौदा पक्का करता है, मगर ट्रक बिना सेल के नहीं चल पाता, वह भी वह बताता है। जाते जाते ली जो को आगाह करता है कि वह फेडरा का दुश्मनी ग्रुप फायर फ्लायर से बचकर रहे, जिन्होंने फेडरा के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। अब जो उसी बैटरी की तलाश में रॉबर्ट के पास आ जाता है, जो कहता है कि उसने बैटरी किसी और को बेच दी और वहाँ उस बात को रफा दफा कर देना चाहता था। ने जो कि साथी टेस को बंधक बनाकर उसे काफी ज्यादा मारपीट की थी और उसे पता था कि यह बात अगर जो को पता चलती है तो वह सबको जान से मार देगा, इसलिए वह सोचने लगता है। तभी टेस उससे वादा करती है कि छूटने के बाद वह जो को समझाएंगी और वह तुम्हें माफ कर देगा, और रॉबर्ट मान भी जाता है। और उससे छोड़ने से पहले वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसमें टेस और रॉबर्ट तो बच जाते हैं, पर रॉबर्ट का एक साथी मर जाता है। बाहर फेडरा और फायर फ्लाइज के बीच फाइट चल रही होती है। टेस फौजियों को बताती है कि वह फायर फ्लाइज की मेंबर नहीं है। दूसरी ओर फायर फ्लाइज वाले एक छोटी बच्ची पर एक रिसर्च कर रहे होते हैं, जिस लड़की का नाम वेरोनिका था, जिस पर रिसर्च करने के लिए फेडरा वाले भी उसी की तलाश में थे। वह वेरोनिका को कभी भी उनसे छुड़ा सकते थे। दूसरी ओर जो को रेडियो ऑपरेटर से यह पता चलता है कि पिछले 3 हफ्तों से टॉनी का कुछ भी पता नहीं है। वैसे तो टॉनी जो को 1 या 2 दिन के बाद संदेशा दे देता था। अब ऑपरेटर जो को टॉनी के बारे में बताता है कि वह वायोमिंग के टावर गया हुआ था। अब जो खुद बाहर जाकर टॉनी को ढूंढने के बारे में सोचता है। बोस्टन से वार्मिंग का रास्ता काफी खतरनाक था, जिस रास्ते में जगह जगह ज़ॉम्बीज, स्लेयर, इन्फेक्टेड रनर से भरा हुआ था। ऑपरेटर उसे जाने से मना करता है, पर जो के कहने पर वह एक नक्शे पर जो को टॉनी का ठिकाना मार्क कर देता है। दूसरी ओर टेस जेल से निकल सीधा घर चली आती है, जहाँ जो
आ जाता है, जिसे टेस रॉबर्ट के बारे में सब कुछ बता देती है। सब सुन जो काफी गुस्सा हो जाता है और रॉबर्ट को मारने जाने के बारे में सोचता है, पर टेस उसे रोक देती है। वह बताती है हमें पहले बैटरी ढूंढनी होगी, उससे पहले रॉबर्ट को नहीं मार सकते, उसे मारने से पहले हमें बैटरी हासिल करनी होगी। तभी वहाँ रॉबर्ट के नए कस्टमर से वहाँ बैटरियाँ कैसे हासिल करे इस बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें पता था कि यह मिशन इतना आसान नहीं है, सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि खुफिया तरीके से यह मिशन पूरा करना होगा। वही दूसरी ओर फायरफ्लाइज वालों के फेडरा पर की जाने वाले धमाकों से सभी खुश नहीं थे। कुछ लोग इससे नाराज भी थे, पर उनकी लोकल लीडर मार्लिन ने सबको समझा दिया था कि हमारा फेडरा पर धमाके करने का मकसद सिर्फ दुनिया में अमन और शांति रखना है, आजादी और डेमोक्रेसी लाना है, जिसके लिए पिछले 20 सालों से फायरफ्लाइज के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। और अब फायरफ्लाइज वालों के पास वेरोनिका थी। एक चिट्ठी दे मर्लिन अपने एक साथी को बताती है कि अब अपना मिशन वेरोनिका पूरा करेगी, मगर इसके लिए उसे जल्द से जल्द बाहर देश की ओर जाना होगा। दूसरी ओर टेस को एक खबरी द्वारा बैटरी लेने वालों के ठिकाने का पता मिल जाता है, जहां पहुंचने के लिए जो और टेस खुफिया अंदरूनी रास्ते बिल्डिंग में जाएंगे इस बारे में वह सोचते हैं। दूसरी ओर मर्लिन ने वेरोनिका को कैसे मुक्त कर दिया और उसे उसका बैग थमा दिया। मर्लिन वेरोनिका को अच्छे से जानती थी, उसकी काफी चीजें मर्लिन जानती थी। वह जानती थी कि उसका सही नाम एली है, इसीलिए एली को फेडरा की मिलिट्री स्कूल में डाला गया था ताकि वह वहाँ सेफ रहे। और उसी दौरान मर्लिन ने एली की जान भी बचाई थी, वरना अब तक फायरफ्लाइज वाले उसे मार चुके होते। मर्लिन जानती है कि एली इतनी स्पेशल है जिसका इस्तेमाल कर इंसानों को बचाया जा सकता है, इसलिए उसे बचाकर बूस्टर शहर से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। इन्हीं बातों में हमें पता चलता है कि एली एक इन्फेक्टेड है, मगर इन्फेक्टेड होने के बावजूद काफी हफ्तों के बाद भी उस पर फंगल पैरासाइट का कुछ भी असर नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर जो और टेस अंडरग्राउंड रास्ते बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ का हाल देख लगता है हाल ही में फायरफ्लाइज और रॉबर्ट की गैंग में जबरदस्त फाइट हुई थी, जिसके निशान वहाँ दिख रहे थे, जहाँ सब तरफ फायरफ्लाइज वालों के और रॉबर्ट की गैंग के लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। जहाँ रॉबर्ट भी मरा पड़ा था, तभी उन्हें बैटरीज दिख जाती है, लेकिन वह बैटरीज काफी खराब हालत में थी और वह सड़ चुकी थी, जिसका सौदा करने रॉबर्ट ने 4 पार्टियों को बेवकूफ बनाया था। और यह बात मालूम होने के कारण फायरफ्लाइज वालों ने उसे जान से मार दिया, जिस फाइट में मर्लिन भी जख्मी हो चुकी थी। यह सब जो देख रहा था, तभी उसे समझ आने से पहले एली उन पर आइकॉनिक स्विच ब्लेड ने हमला कर देती है, पर जो काफी फास्ट था वह ब्लेड की वार से बच जाता है और एली पर गन तान देता है, जहां मर्लिन और उसके साथी भी वहां खड़ी होती है। तभी हमें पता चलता है कि मर्लिन और जो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी मर्लिन जो और टेस को एक ऑफर देती है कि अगर वह एली को सुरक्षित स्टेट हाउस स्मगल कर ले जाते हैं, तो वहां पहुंचते ही वहां के फायरफ्लाइज उन्हें ट्रक और ढेर सारे हथियार देंगे और उनकी मदद भी करेंगे। यह सब सुन जो और टेस मान जाते हैं और एली को साथ ले वह घर आ जाते हैं और एली को कैसे सुरक्षित ले जा सकता है इस बारे में सोचने लगते हैं और एक प्लान बनाते हैं, जिसके तहत वह एली को ले पहले बिल और क्राउन के टाउन में जाएंगे और वही आगे की प्लानिंग करेंगे इस बारे में सोचते हैं। दूसरी ओर एली एक स्पेशल लेडी थी, वह जो का वह सामान देख समझ जाती है कि वह उन बैटरीज और सामान का यूजर यहाँ से रेडियो मैसेज भेजते हैं और वह उनके कोड वर्ड भी जान लेती है, जिसमें अगर 60s के गाने बज रहे हैं तो नो मैसेज, और अगर 70s के गाने बज रहे हो तो कुछ तो काम आया है। और एली ने यह भी पता कर लिया था कि अगर 80s के गाने बजते हैं तो बाहरी दिक्कत आने वाली है या धोखे की निशानी है। जो एली को अनसुना कर सो जाता है, मगर एली अभी भी जो को निहार रही होती है। तभी उसे जो के हाथ की टूटी घड़ी दिखती है, जो कि 20 साल पुरानी होकर भी जो अभी भी उसे पहन रखता है। देखते ही देखते आधी रात तक जो और टेस एली को लेकर दीवार के उस पार निकल जाते हैं। काफी दिनों के बाद एली क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकली थी, इसलिए वह काफी खुश थी। लेकिन कुछ देर बाद एक सोल्जर उन्हें रोक देता है, जो कि वही जो का कस्टमर था जिसे जो पेन किलर की टैबलेट देता था। वह उन तीनों को एक रूम में ले जाता है। जो उसे मनाने की कोशिश करता है, पर वह समझ चुका था कि जो बड़ी साजिश के तहत यहाँ से निकलने वाला है, और वह उन तीनों को घुटने के बल बिठा देता है और इन्फेक्शन टेस्ट करने लगता है। जो और टेस्ट की टेस्ट कर वह एली की ओर आ जाता है। तभी एली स्विच ब्लेड से उस पर हमला कर देती है। इस पर
एली के इस हरकत पर सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और वह एली पर गन पॉइंट कर देता है। वह देख जो फ्लैशबैक में आ जाता है और वह देखता है कि सोल्जर ने कैसे उसके सामने सेरा को गोलियां मार उसे मार दिया था। तभी जो ली को मारने लगता है और मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ देता है और उसे अधमरा कर देता है। जो का यहाँ रूप देख एली भी घबरा जाती है क्योंकि उसने जो का इतना गुस्सा आते कभी नहीं देखा था। तभी टेस की नजर टेस्ट मशीन पर जाती है जिसमें एली का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका था और टेस्ट से साफ हो चुका था कि एली इन्फेक्टेड है। मगर एली अपना हाथ दिखाकर उन्हें बताती है कि वह 3 हफ्ते पहले से ही इन्फेक्टेड है, मगर उसका उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। जो समझ जाता है कि किसी स्पेशल इफेक्ट की वजह से एली उस फंगल इन्फेक्शन से इम्यून है। तभी और भी सैनिक आने से पहले वह ली की बंदूक उठाकर वहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर निकल जाते हैं। एक जगह पर आने के बाद हम आखिर में देखते हैं कि रेडियो में 80s का गाना बज रहा होता है। इसका मतलब है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और यही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। और आगे आने वाली बड़ी मुसीबत कौन सी है? क्या जो और टेस एली को सुरक्षित पहुंचा पाएंगे? ये सब देखना है तो एपिसोड 2 मिस मत करना, जो कि आपकी कमेंट बॉक्स में आने वाले कमेंट को देखने के बाद आपके सामने पेश करूंगा। तो एपिसोड 2 मेरे साथ देखना चाहते हो तो कमेंट में यस एपिसोड 2 जरूर लिखें। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आप सबसे अब विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।